आज का लेक्चर हम दो हिस्सों में इसको रखेंगे। एक होगा कि आज हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कंप्लीट करेंगे और दूसरा कुछ मैं आपको इसके अलावा कुछ फेमस ऑथर्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप उनके नाम और काम थोड़ा सा जान लें जितना आपको एग्ज़ाम के हवाले से ज़रूरत है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का बैकग्राउंड तो अब आपके सामने सारा क्लियर है। लास्ट टाइम पे हमने जो चीज़ें देखी थी वो किंग एल्फ्रेड का रोल हमने देखा था कि उनका जो एजुकेशनल प्रोग्राम था दैट इज़ द सेकंड फेज। अगर हम इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिवाइड करें क्रिश्चियन ईरा को स्पेशली, तो हमारे पास एज ऑफ बेड आ जाती है, एल्फ्रेड का एजुकेशनल प्रोग्राम है, और फिर सेंट बेनेडिक्टाइन रिवाइवल है या बेनेडिक्टाइन रिवाइवल है। तो उसके तीनों पीरियड्स तकरीबन हम दे चुके हैं। लास्ट पीरियड में 3-4 बुक्स में जो कंपाइल किया गया था वर्क वो आपने देखा, और बुक्स के नाम भी याद करने की कोशिश करें। ये जो बुक्स के नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज थर्ड फेज इज कंसर्न। ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द वर्सली बुक, द जूनियस बुक, द एक्स्टर बुक एंड द बेओवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेओवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट है जो रिकवर की गई, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया या मे भी इसी आसपास ही कहीं लिखा गया इसको। इसके बारे में थोड़ी डिटेल हो जाए। आप पहले से भी जानते हैं बेओवुल्फ की स्टोरी पर हमने पहले से फोकस कर लिया था, क्योंकि अगर ओल्ड इंग्लिश पीरियड से एक वर्क अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए सिग्निफिकेंट वर्क, तो वो बेओवुल्फ है। ठीक है, पूरी एज में से जो सबसे सुपर वर्क है, सुप्रीम वर्क है, वो मेगा वर्क जो है, एक ही अगर वर्क निकालने के लिए कहा जाएगा तो वो बेओवुल्फ होगा। लाइक ग्रीक लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद एन एपिक। और वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर को अगर देखें तो ये मॉडल ग्रीक पे ही कर रहा है। ग्रीको रोमन जो पीरियड है उसी की कंटिन्यूएशन ही है इंग्लिश एज फार एज कल्चरल लिंक इज कंसर्न। A poem of historic scope telling of the heroes and the world, human and non-human. इसमें ह्यूमन के साथ नॉन ह्यूमन करेक्टर हैं, जैसे कि ग्रेंडल है, ग्रेंडल की मदर है, और उसकी एंड के ऊपर एक ड्रैगन है। ओके, कंपेयर्ड विद द एपिक्स ऑफ द होमर। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसलिए मैंने होमर के इलियड और ओडेसी आपको टास्क दे दिया, ताकि आप जब इसका नाम आएगा, और बेशुमार दफा नाम आएगा, तो आपको एक बैकग्राउंड का आइडिया हो कि वो कौन सी बड़ी स्टोरीज हैं, वो कौन सी बड़ी एपिक्स हैं जो वेस्टर्न लिटरेचर की बुनियादें हैं। वेस्टर्न लिटरेचर की जो बिल्कुल पहली ईंट रखी गई थी लिटरेचर की और कल्चर की, वेस्टर्न की बात की जा रही ओनली, वो थी इलियड और ओडेसी। जब 800 कबले मसीह में होमर ने इन पोएम्स को लिखा। होमर की पोएम के मुकाबला करें इसको तो बेओवुल्फ इज शॉर्ट विद 3182 वर्सेस। 3182 वर्सेस हैं बेओवुल्फ के अंदर। Yet it is the longest as well as the richest of the old English poems. इंग्लिश पोएम में ये सबसे लंबी है बेशक, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे होमर के साथ तो उससे इसकी लंबाई बहुत कम है। इलियड की अगर आपको मैं लेंथ बताऊं, contains 15,693 lines. 15,693 lines इलियड की कहानी में होमर ने तख्लीक की, और उसके मुकाबले में बेओवुल्फ जिसके आथर एनोनिमस हैं, नहीं पता कि कौन है, कितनी लाइनें लिखी? 3,182 लाइनें लिखी। ये थोड़ी याद करने वाली चीज है, थोड़ा ज़हन में रखिएगा। लाइक अदर एपिक्स, it has a style made for oral compositions and it is rich in formulas, because that poem was not composed for any book and any written form, because that was the oral tradition। और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि उस टाइम पे लिखने का तो रिवाज ही नहीं था। कोई भी जो नज़म है वो सोशल एक्ट समझी जाती थी,
और इसी वजह से जो बेओवुल्फ जब लिखी नहीं गई बल्कि कंपोज की गई तो इसे लिखा नहीं गया था। और ये इसलिए इसमें फार्मूलाज हैं, रिच फार्मूलाज का मतलब है इसमें इसकी डिवीजन की गई है और याद करने के हवाले से राइम और रिदम का ख्याल रखा गया है। द पोएम इज फाउंड इन ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द लेट 10th सेंचुरी, और रिटन हालत में ये कब मिली है? 10th सेंचुरी में। इसलिए हम इसको ना बेनेडिक्टाइन रिवाइवल में ये सामने आई है। अगर इसलिए इसको लेट मेंशन किया है, माइकल अलेक्जेंडर ने अपनी बुक में इसको लेट मेंशन किया। उसकी वजह आप समझ सकते हैं, हत्ता कि पहली पोएम है अगर हम कहें। लेकिन बेनेडिक्टाइन रिवाइवल जब हुआ तो लॉस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया गया। इस एज के लास्ट फेज की अहमियत क्या है कि इसमें किताबें मरतब की गई, और जो बिखरा हुआ इल्म था, कुछ पत्थरों पे लिखा हुआ था, कुछ लोगों को याद था, और कुछ के ज़ाया होने का जो खतरा था ना, उसको कम करने की कोशिश की गई और हाथ से वो 4 बुक्स जो हैं वो कंपाइल की गई ताकि पोइट्री सेफ रह सके। और अगर ये वो लोग एफर्ट ना करते तो शायद अब आज हमारे लिए मुश्किल हो जाती, हमें पता ही ना होता कि कौन कौन से पोइट थे। जैसे हमें उससे पहले कई पोइट रहे होंगे लेकिन उनके नाम मिट गए। बस कुछ लोग रह जाते हैं, उनका नाम कईयों का मिट जाता है। ये एक सीक्रेट है कि क्यों किसी का नाम मिटता है और क्यों रह जाता है। बट दैट वाज कंपोज्ड परहैप्स 2 centuries earlier, and it is set in the world more than 2 centuries earlier still on the coast of the Baltic. ये बाल्टिक सी, या यूँ समझने के बिल्कुल जो यूरोप के किनारे पर जो समुद्र का एरिया है बाल्टिक सी, उसके राउंड में, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था कि ये डेन्स और गीट्स और जर्मन जो एरियाज थे, यानी डेनमार्क और स्वीडन और अपर जर्मनी जो है, ये सारा इलाका जो है ये यहाँ से एंसेस्टर्स बिलोंग करते हैं। बेओवुल्फ में से हमें पता चलता है किनके एंसेस्टर्स, इंग्लिश रेस के जो हैं फोर फादर्स का हमें पता चलता है इस पोएम से। इस पोएम की एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, एक लिटरेरी वैल्यू तो है ही अपनी जगह पे, एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी है इसकी। और ये जब पोएम मिली है तो ये रोमन अल्फाबेट में लिखी हुई थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये उस वक्त लिखी गई जब अंग्रेज ने लिखना सीख लिया था। किन से? जो मिशनरीज आए थे, जो एवेंजलिस्ट आए थे, जो इनको ईसाई बनाने आए थे। यानी इससे पता चलता है कि ये 6वीं 7वीं 8वीं सदी में कहीं लिखी गई, 10वीं में सामने आई है खुल के जब रिकॉर्ड मरतब किया गया, और शायद ये कंपोज की गई थी 5वीं सदी ईस्वी में, जब अभी तक एंग्लो सैक्सन रेस जो है वो अभी तक उन्होंने समंदर क्रॉस नहीं किया था और नया घर नहीं बसाया था। द कमिंग ऑफ द सैक्सन्स इज रिकॉल्ड इन द पोएम। पोएम में देखे ना, पोएम की लाइन देखिएगा, इसमें हिस्टोरिकल एलिमेंट आपको नजर आएगा। ये ओरिजिनल लाइन देखिएगा जो कि मॉडर्न लैंग्वेज में ऑब्वियसली ट्रांसलेट हो चुकी हैं। फ्रॉम द ईस्ट केम, कि मशरक से आए, वो मशरक बनता है अगर देखा जाए, आइलैंड जो है वो वेस्ट में है, ब्रिटेन आइलैंड जो है। फ्रॉम द ईस्ट केम एंगल्स एंड सैक्सन्स अप टू दीज शोर्स, seeking Britain across the broad seas, smart for glory. Here, smart means some for the glory, and those smiths of war that overcame the Welsh and won a homeland. तो किस तरह इस पोएम में बताया गया कि इनके एंसेस्टर्स वेस्ट से आए और यहाँ पे आके उन्होंने वेलिश लोगों को शिकस्त दी और अपना दे ओवरकम द वेलिश, यानी नॉन एंग्लो सैक्सन को ये वेलिश कह रही है, नॉन एंग्लो सैक्सन जो इनसे बिलोंग नहीं करते, एंड वन अ होमलैंड। ये होमलैंड कौन सा है? इंग्लैंड। नया घर जो इनको परमानेंट मिला, उससे पहले इनका कोई परमानेंट होम नहीं था। इससे पहले क्या था, कभी ये स्वीडन चले जाते थे, कभी डैनिश एरियाज में चले जाते थे और कभी जर्मनी में घूमते थे। तो ये घूमते फिरते हुए फाइनली यहाँ पे सेटल्ड हो गए। The first great work of the English literature is not set in the Britain. कितनी अजीब बात है कि इनका सबसे ग्रेट पहला सबसे बड़ा वर्क है, उसकी सेटिंग जो है वो इंग्लैंड की नहीं है। डेफिनेटली उनके अपने एंशिएंट होम की होनी चाहिए थी।
Beowulf showed the English the world of their ancestors and the heroic world of the North, a world both glorious and heathen. तो इनसे बेओवुल्फ हमें या अंग्रेजों को खास तौर पे क्या फायदा दे रही है, उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताती है और उनके हीरोइज्म के बारे में बताती है कि वे नॉर्थ से आए थे, ईस्ट और नॉर्थ नॉर्दर्न यूरोप है, ईस्ट में आएगा और नॉर्थ यूरोप का बनेगा, ग्लोरियस और हीथन भी थे वो, आई मीन क्रिश्चियन एंगल से देखेंगे तो नॉन क्रिश्चियन थे, और जो क्रिश्चियन नहीं होते तो क्रिश्चियन उनको हीथन और पैगन कहते हैं, काफिर कहते हैं. The date of the Beowulf is uncertain and its authorship unknown. ये दोनों बातें हैं, ना तो हमें पता है कि एग्जैक्ट डेट का तो कोई नहीं इसके ऊपर लिखा हुआ, और ना ही हमें पता है कि इसका खालिक कौन था, तख्लीक किसने की ये पोइम. लेकिन ये जो आपको पोर्ट्रेट एक पिक्चर नजर आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, द ओपनिंग ऑफ द बेओवुल्फ इन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ C.1000 इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी. ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये पेज सेफ है, ये आप देख सकते हैं. साइड से जला हुआ भी है, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था, मुश्किल से पढ़ा जाएगा क्योंकि ये अर्ली रोमन पीरियड है. देखें ना, बिल्कुल रोमन अल्फ़ाबेट उस जमाने में ओरिजिनल रोमन अल्फ़ाबेट लग रहे हैं, और ये इंग्लिश में लिखी गई है रोमन अल्फ़ाबेट को लेकर. बहुत पुरानी ये राइटिंग है जिसे शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट पेज आपको नजर आ रहा है, बेओवुल्फ. All the text in the manuscript are about monsters, but the prime concern for the Beowulf is not with monsters or even heroes, but with human wisdom and destiny. मेन जो चीज, जो थीम हमें नजर आता है इसके अंदर, वो ह्यूमन विजडम का है और डेस्टिनी के बारे में कंसर्न्स हैं और हीरोइक आइडियल्स होंगे सोसाइटी के. बेओवुल्फ इज द नेफ्यू ऑफ हाइग्लेक. अब ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये आप, आई होप कि आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगा. आपको स्टोरी का भी पता है, इसके कैरेक्टर का भी पता है, यू कैन अंडरस्टैंड वेल नाउ. बेओवुल्फ इज द नेफ्यू ऑफ हाइग्लेक, किंग ऑफ द गीट्स. गीट्स कौन थे? ये जो स्वीडन के एरिया के लोग हैं ना, पुराने उनको गीट्स कहते थे. हाइग्लेक का नेफ्यू है बेओवुल्फ, हु डाइड इन अ रेड ऑन द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ द फ्रैंकिश एम्पायर. उनके नॉर्थ में बिल्कुल फ्रैंकिश एम्पायर है, उनके साथ चिपक्लिश में Hygelac fell in a raid in search of booty. The Franks took from Hygelac's body a necklace of a precious stones. एक नेकलेस भी वो साथ ले जाते हैं फ्रैंकिश के साथ. जब इसकी झड़प हो जाती है बॉर्डर पे तो इसे मार देते हैं, और एक बड़ा ही कीमती नेकलेस भी साथ लेके जाते हैं. वो कहाँ से आया होता है? ट्रेयर प्रीवियसली बेस्टोड ऑन बेओवुल्फ. जो बेओवुल्फ को मिला था वो नेकलेस बाय द क्वीन ऑफ द डेन्स as a reward for having killed the monster Grendel. जब उसने मॉन्स्टर ग्रेंडल को मारा था तो क्वीन जो थी ना, राथगोर की जो वाइफ थी, जो क्वीन थी, उसने इनाम के तौर पे दिया था. On his return from Denmark, Beowulf had presented this prize to his lord Hygelac. Hygelac जो उसके अंकल भी हैं और किंग भी हैं, उसने ये उसको दे दिया. बट द नेकलेस वाज लॉस्ट इन दिस नीडलेस अटैक. बेओवुल्फ स्टॉप्ड द एनिमी चैंपियन ड्रेरेवन. ड्रेरेवन जो है, यही वो फ्रैंकिश लीडर था जिसने मारा था, फ्रॉम टेकिंग हाइग्लैक्स आर्मर बाय क्रशिंग हिम डेथ विद हिज बेयर हैंड्स. बेओवुल्फ जाता है और बदला लेता है और बिल्कुल बगैर किसी वेपन के उन लोगों को मार देता है, क्योंकि बेओवुल्फ बहुत बहादुर है और हीरो है, सुपर हीरो है अपने टाइम का. Beowulf returned with the armor of the 30 soldiers and declined the throne. अब हाइग्लेक की तो डेथ हो चुकी है, तो लोग कहते हैं कि आप बादशाह बन जाओ, आप सबसे ज्यादा डिजर्विंग और अक्लमंद हो, बट ही डिक्लाइंड द थ्रोन. ठीक है, वो अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहा. ये बड़ी अहम बात है, आगे चल के जिक्र होगा. प्रेफरिंग टू सर्व हाइग्लेक्स यंग सन. But when this son is killed for harboring an exiled Swedish prince, Beowulf became king and ruled the Geats for 50 years. लेकिन बाद में जब उसके बेटे को मार दिया जाता है, क्योंकि वो उसका एक कसूर है और वो पनाह देते हैं एक स्वीडिश एक्साइल्ड प्रिंस को,
ये बगावत है अपनी रियासत के साथ। उसके बाद अब चारों नचार, कोई ऑप्शन नहीं है गीट्स के पास सिवाय इसके कि वो बेओवुल्फ को बादशाह बनाए। और ये 50 साल तक रूल करता है, 50 साल तक। रैथगोर इनहेरिट्स द डैनिश एम्पायर। थोड़ा पीछे जाए तो ग्रैंडल के साथ जो लड़ाई है, रैथगोर इनहेरिट्स द डैनिश एम्पायर एंड बिल्ड्स द ग्रेट हॉल ऑफ Harrod. Harrod is the great hall which he built, where he rewards his followers with gifts. The sound of the music, laughter, and feasting is resented by the monster Grendel. ग्रैंडल को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जो नाच गाना है, ये जो मस्ती है, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके कानों में सख्त तकलीफ हो जाती है जब कोई शोर शराबा करता है, म्यूजिक बजाता है, हंसी खुशी करता है। वो एक मॉन्स्टर है, डिसलाइक करते हैं इन चीजों को। Who comes from the fence to attack Harrod? The men are asleep. He devours 30 of the Rathgor's thanes. Beowulf hears of the persecution of the Danes and comes to kill Grendel in a tremendous fight at the night in the hall. इसकी भी डिटेल आपको मैंने बताई थी। जब वो बाजू उसका जोर से पकड़ लेता है ग्रेंडल का, और वो जोर लगाता है तो वो अपना बाजू जो है उसका टूट जाता है, छोड़ के भाग जाता है, और बाद में उसी जख्म की वजह से ग्रेंडल की डेथ हो जाती है। The next night, Grendel's mother comes to the hall and takes her revenge. और उसकी माँ फिर बदला लेने भी आती है। लेकिन Beowulf follows her to her lair in the underwater cave. He kills her. उसको भी वो उसका पीछा करता है और अंडरवाटर केव में पीछे जाता है उसके Beowulf, और बिल आखिर ग्रेंडल की मदर को भी किल करके ही दम लेता है। हीरो है तो ऐसे काम तो करेगा। और उसके बदले में फिर उसे नेकलेस मिलता है, जो आगे वाली स्टोरी है। फाइनली इन ओल्ड एज ही हैज टू फाइट अ ड्रैगन। बिल्कुल आखिरी दिनों में जब 50 साल रूल कर चुका होता है तो एक ड्रैगन से भी इसकी फाइट है। तो ओवरऑल इसने कितनी बड़ी फाइट लड़ी है। जब नेकलेस के लिए हाइगलैग की डेथ का रिवेंज लिया उसने, जब ग्रैंडल को मारा, जब ग्रैंडल की मदर को मारा, जब फिर लास्ट फाइट है उसकी ड्रैगन के साथ। तो 4 दफा इसकी हमें जंग या फाइट देखनी होती है। Who has attacked the Geats in revenge for the taking of a cup from his treasure hoard. Beowulf faces the dragon alone, but can kill it only with the help of a young sporter. He dies of his wounds. लेकिन इस लड़ाई में उसको जख्म भी लग जाते हैं। आल्दो ये ड्रैगन को मार तो देता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली इसकी भी डेथ हो जाती है उन जख्मों की वजह से जो उसे ड्रैगन से लगते हैं। ओके, आखिरी इसकी फेज की तरफ जाते हैं। अ कंपैरिजन कैन बी मेड बिटवीन बेओवुल्फ एंड द एक्लिस ऑफ द इलियड। अब 2 हीरो, इलियड का हीरो और बेओवुल्फ का हीरो बेओवुल्फ खुद। अगर हम इसको कंपेयर करें, माइकल इसको कंपेयर कर रहा है आगे। व्हेन एक्लिस प्राइड इज पिक्ड ही विल नॉट फाइट। जब उसका प्राइड को प्रॉब्लम आता है तो वो कहता है मैंने नहीं, जाओ मैंने नहीं लड़ना। जब एगामेम्नन से उसके इख्तलाफात हो जाते हैं। Rejoining the Greeks only after his friend and substitute is killed. ठीक है, उसके फ्रेंड को जब मार देता है हेक्टर, तो फिर वो आता है वापस जंग में। Achilles takes out his anger on the Trojan Hector, killing him, dishonoring his corpse, and refusing to yield it for burial, until at last Hector's father humiliates himself before Achilles to beg his son's body. ये मैंने थोड़ी सी स्टोरी आपको बताई थी। Achilles is reminded that even he must die. Homer's characterization is more dramatic, brilliant and detailed. अगर देख ले तो होमर की जो characterization है वो बहुत ही dramatic है, बहुत ही brilliant है और detailed है. The character of the Beowulf are typed rather than individual. अगर हम बेओवुल्फ के किरदारों पे जाएं तो माइकल कहता है ये तो बिल्कुल टाइप लिखते हैं, फ्लैश एंड ब्लड करैक्टर नहीं लिखते, अंदर नहीं जाता। वहां देखें साइकोलॉजिकल एंगल से भी कैरेक्टराइजेशन की है होमर ने। होमर तो आप कह सकते हैं कि मास्टर था, इन सब का मास्टर था, गुरु था। Yet the ethos is different. हाँ, दोनों में एथिकल जो कोड है उसका डिफरेंस है, एथिकल कोड दोनों में अलग है। Beowulf devotedly serve his lord Hygelac and his people the Geats. वो किस लिए लड़ाई लड़ता है, जो भी जंग है उसकी वो लोगों के लिए है और अपने लॉर्ड यानी बादशाह के लिए। His youthful exploits in the Denmark repay a debt of the honor to owe to the
हैथगोर हु हैड सेव्ड बेओवुल्फ's फादर, वो वहां पे क्यों लड़ने जाता है? क्योंकि उसके फादर को बचाया था हैथगोर ने, और हैथगोर को वो बचाता है ग्रैंडल से। लेकिन एक्लिस जो है वो पर्सनल लड़ाई लड़ रहा है। एक्लिस इज नॉट फाइटिंग फॉर द किंग। एगामेम्नन को तो वो बादशाह ही नहीं समझता और कुछ भी नहीं समझता, वो तो हीरोइज्म के लिए लड़ रहा है। ही इज लर्निंग, ही इज फाइटिंग फॉर फेम, ऑनर एंड एटर्निटी। सारे पर्सनल सेल्फिश मोटिव्स हैं। कोई भी वो, उसको ग्रीक की भी परवाह नहीं है कि मुझे नेशन के लिए लड़ना है, मुझे हेलन के लिए लड़ना है, या मुझे ना ना, बिल्कुल नहीं। एक्लिस लड़ रहा है क्योंकि वो एक्लिस है और अपने लिए लड़ेगा। वो सिर्फ उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी जात तक महदूद है। इसलिए जब उसको आप हाइड करते हैं तो वो कहते हैं भाड़ में जाए ग्रीक, मैं क्यों लड़ूं और मुझे क्या लेना है इस लड़ाई से। तो बिल्कुल किनारा कश हो जाता है। Like Achilles, Beowulf is eloquent, courageous and quick to act, unusually strong. दोनों strong है, ये similarity है दोनों में. But Beowulf is considerate, magnanimous and responsible. उस हवाले से देखें तो ये ज्यादा responsible है, ज्यादा social है, ज्यादा sacrificial है. As Athgor points out, he has an old head on a young shoulder. Athgor बिल्कुल rightly point out करता है कि ये old head on a young शोल्डर, यानी नौजवान है लेकिन दिमाग से बड़ा ओल्ड है, बहुत सोच समझ के काम करता है। He makes a good king. Grendel envies the harmony of the feast in the Harriet and destroyed it. He is a fiend, means both enemy and malign spirit. He is also in a man's shape, though of the monstrous size. He is identified as a descendant of the Cain, the first murderer, who is in Genesis is mocked and driven out by the God from the human society. अगर ग्रेंडल की बात करें तो वो केन को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ इंटरप्रिटेशन के हवाले से। एबल और केन जो कहते हैं कि एडम के औलाद थे, हाबील और काबील जिसको कहते हैं ना, उसको एबल और केन कहते हैं इंग्लिश में। और केन ने जो कि पहला मर्डर किया था तो उसको कर्स कर दिया गया, वो इसलिए इतना बदसूरत हो चुका है वो, और इंसानों की खुशियों से उसे सख्त नफरत है। ये उस कहानी में कुछ इंटरप्रिटेशन डलती है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन जो है डेफिनेटली ये मॉन्क्स की डाली हुई है। वो उन लोगों को तो नहीं पता था ना इस कहानी को। द फर्स्ट मर्डर हु इज द जेनेसिस मार्क्ड बाय द, लेकिन चलें कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। इन बेओवुल्फ द ग्रेटेस्ट क्राइम्स आर ट्रेचरी टू द लॉर्ड एंड मर्डर ऑफ द किंडरेड। और बेओवुल्फ की दुनिया में ट्रेचरी टू द लॉर्ड और अपने लोगों को मारना ये सबसे बड़ा जुर्म है, और अपने बादशाह के खिलाफ होना बहुत बुरी बात है। जबकि एक्लिस एक डिफरेंट काइंड ऑफ हीरो आपको नजर आता है, इन सब मामलात में वो डिफरेंट। ओके, एलिजीज, कुछ एलिजीज लिखी गई हैं। अब हम एलिजीज की तरफ आते हैं जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एलिजीज भी लिखी गई। हेरोइक पोइम्स अभी आपने देखी हैं, वो थी। सरमन्स भी आपने देखे, ट्रांसलेशन भी आपको पता चली कि हुई थी। और कौन सी लिखी गई, उसके अलावा हिम्स लिखी गई। कैडमन की हिम्स जो हैं वो बड़ी फेमस हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स जिनको आप कह लें। एलिजीज, एलिजीज एक्चुअली आप इनको अगर किसी हद तक कंपेयर करें तो मीर अनीस के जो नोहे हैं, नोहा, नोहा जो है ना वो, यानी किसी के मरने के ऊपर जो अफसोसनाक एक सैड एक लेमेंटिंग पोएम जो होती है, इट इज कॉल्ड एलिजी। एलिजीज आर रिटन ऑफन ऑन द डेथ ऑफ योर लव्ड वन और क्लोज्ड वन। तो ये जो दुख दर्द की जो एक सेलिब्रेशन कह लें या दुख दर्द का इजहार जो है एक नज्म में जब किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एलिजी। द मोस्ट स्ट्राइकिंग अर्ली इंग्लिश पोएम्स आर द एलिजीज ऑफ एक्स्टर बुक। एक्स्टर बुक में एलिजीज काफी कंपाइल की गई हैं, एक्स्टर बुक जो है। और इसमें जो आपको हेरोइक एलिजीज मिलेंगे, अब एलिजीज को हम इधर कर सकते हैं, क्लासिफाई भी कर सकते हैं। रिलीजियस एलिजीज हो सकती हैं, हेरोइक एलिजीज हो सकती हैं, लव एलिजीज हो सकती हैं। द वंडरर एंड द सी फारर आर द हेरोइक एलिजीज, एज इन द रोइन, वो भी। और अ सेकंड ग्रुप ऑफ द लव एलिजीज इज द हस्बैंड्स मैसेज, ये लव एलिजीज हैं। द वाइफ्स कंप्लेंट एंड वल्फ एंड एडवेसर। The elegies are dramatic monologues whose speaker is unnamed and whose situation is implied rather than specified.
तो ये एक मोनोलॉग होता है, अपने आप से बात की जाती है, और सिंगल पर्सन होता है जो लिमेंटिंग वर्ड में डिस्क्राइब करता है अपनी सैड सिचुएशन को. The ruin is set in the ruin of the Roman city with hot baths usually identifies as bath. The wanderer's painful lack of the Lord and the companions can be remedied, as the poem indicates, quietly at its ending by turning to the heavenly Lord. Okay, wanderer के अंदर the seafarer fiercely rejects a comfortable life on a land in favor of the arduous of the exile on the sea, and then turns explicitly towards the soul's true home in heaven. इसमें में आपको रिलीजियस टर्न मिलेगा, और ये ओल्ड एज की खास बात है क्योंकि इसमें ज्यादातर पोइट्री आपको पता है मॉन्क्स की वजह से हुई थी, वही पढ़ाते थे सब लोगों को. तो ये तो श्योर शॉर्ट है कि वो एंगल हमेशा ही डोमिनेट रहेगा. लेकिन कुछ रोमांटिक काम भी हुआ. द सेकंड ट्रॉय ऑफ एलिजी इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नॉट एविडेंटली क्रिश्चियन और स्टोइक. They express secular love, second जो group है, not devotion between men. The enigmatic wolf and advisor is spoken by a woman married to a advisor but bearing the child of her lover wolf. तो ये एक मोहब्बत की कहानी है जिसमें शादी वो उसकी बाद लवर जो उसका वल्फ है, लेकिन शादी एडवेसर से हो गई है, तो उसकी लेमेंटेशन है अबाउट. The speaker of the wife's complaint or the lament is banished to the cave. इस तरह ये हल्का हल्का इनका मैंने एक तारुफ आपको करवा दिया. लेकिन आप अगर जो चीज़ याद रखने वाली है वो है कि एलिजीज कौन कौन सी इस टाइम पे लिखी गई. वंडरर, द सी फॉरर, द रोइन, हेरिको एलिजीज, लव एलिजीज कर लें, हस्बैंड्स मैसेज, वाइफ कंप्लेंट्स, एंड वल्फ एंड एडवेसर. तो बस आपका काम इतना ही काफ़ी है. और एलिजीज क्या होती हैं बस ये थोड़ा सा समझ लें, याद रखने के लिए इतना काफ़ी है. अगर थोड़ा सा और डिटेल वो साथ मैंने दे दिया. उसके अलावा बैटल पोइट्री. बैटल पोइट्री, रोमांटिक हिस्टोरियन टैसिटस सेज दैट द जर्मन वॉरियर्स रिसाइटेड पोइट्री बिफोर बैटल. बैटल पोइट्री भी इस जमाने में हुई है, जैसे वाल्डेयर एंड फिन्सबर्ग और अर्ली बैटल पोएम्स हैं, इनको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं. तो बैटल पोएम्स भी लिखी गई हैं, और आगे दो इंपॉर्टेंट बैटल पोएम्स की हम बात करेंगे जो बैटल्स के राउंड अबाउट भी घूमती हैं. ये ऐसी पोएम्स होती हैं जो जंग के मौके पे लिखी जाती हैं, और जैसे कि नाम से जाहिर है. दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रुननबर्ग एंड मेल्डन. मेल्डन एंड ब्रुननबर्ग. Brunanburg, a record of the Christian victory of the West Saxons over an invading force of Scots, Picts, Britain and Dublin Vikings. It is a panegyric in praise of the Victorian king Athelstan. Athelstan जो है किंग Athelstan, जिसने 7 किंगडम्स को इकट्ठा किया था, किंग Athelstan was translated by the Tennyson in 1880. टेनिसन जो बाद में विक्टोरियन पोइट है, उन्होंने इसको अलग से ट्रांसलेट भी किया खास तौर पे इस पोएम को. और ये है अबाउट विक्ट्री. ब्रननबर्ग इज द पोएम अबाउट द विक्ट्री ऑफ द एंग्लो सैक्सन अगेंस्ट अदर ब्रिटेन्स. ये उसके ऊपर है. और मेल्डन बिल्कुल उसके उल्ट है. इज आल्सो ए ट्रेडिशनल विद clashing swords, brave words and the birds of the prey, but with more historical detail of the battlefield, topography, tactics and the names of the local men. Maldon was a defeat of the East Saxon militia by the Vikings in 991. 991 में वाइकिंग्स जो बड़े एक फियर्स ट्राइब थे, जो कि नॉर्वे और इसके अपर नॉर्थ और बड़े बर्फीले इलाकों से आते थे, बड़े खूनख्वार किस्म के ये कबीले थे. इन्होंने एक बहुत बड़ी शिकस्त दी एंग्लो सैक्सन्स को 991 के अंदर. पर मेल्डन जो पोइम है ना, ये उस शिकस्त के बारे में है. ब्रुननबर्ग किसके बारे में है? ब्रुननबर्ग अबाउट द विक्ट्री ऑफ द एंग्लो सैक्सन अगेंस्ट ब्रिटेन्स. जैसे बात आप अलग कर सकते हैं, पिक्ट्स, ब्रिटेन्स एंड डबलिंग, इन सब स्कॉट सब के अगेंस्ट इकट्ठी जो लड़ाई थी. एथेल्स्टन ने जंग लड़ी थी और बाकायदा से इंग्लैंड की बुनियाद रखी. और मेल्डन जो है ये एक वार पोएम है अबाउट द डिफीट ऑफ द एंग्लो सैक्सन. एंग्लो सैक्सन ने अपनी शिकस्त पे लिखी है ये वार. वो ऐसी पोएम है जो उनकी शिकस्त के बारे में बताती है. द पर्पस क्या है? ऑफ द पर्पस ऑफ द मेल्डन इज टू शो लाइट एंड द शो राइट एंड द रॉन्ग, कंडक्ट
on the field, and how to die gloriously in the defense of your Lord and the Christian England. बस लास्ट वर्ड है, प्रोज के बारे में देख लेते हैं अलग से थोड़ा सा कि प्रोज का क्या काम हुआ ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर। प्रोज जो लिखी गई, प्रोज में बहुत ज्यादा काम तो किंग एल्फ्रेड ने किया था अपने सेकंड फेज में। किंग एल्फ्रेड ने बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन की, वो भी प्रोज में हम शामिल करेंगे, ये भी ध्यान में रखें। किंग एल्फ्रेड का काम भी हम प्रोज में लिखते हैं। उसके अलावा प्रोज में एल्फ्रिक है, एल्फ्रिक एक प्रीस्ट है, ये एल्फ्रेड नहीं है, ये एल्फ्रिक है। एंड वुल्फस्टन, दो बड़े नाम। Over 100 of the Alfric's Catholic homilies are sermons and scores of his saints' lives survive. हमारे पास 100, more than 100 जो एल्फ्रिक एक प्रीस्ट थे, इन्होंने सरमन्स लिखे जो संडे के दिन खुतबे दिए जाते हैं ना, खुतबे जो मौलवी खुतबे देते हैं, ये एल्फ्रिक ने वो संडे स्पीचेस लिखी और ये बहुत कमाल की जो प्रोज वर्क में इसको शामिल किया जाता है, आर्ट के नुक्ता नज़र से बड़ी वैल्यूएबल है। और दूसरे जो प्रोज पर काम किया वो था, वो इंप्रेसिव पॉलिटिकल लीगल राइटिंग की है वुल्फ। सो मैनुअल जो है ये एक लीगल राइटिंग है, लॉ की बुक है, और लॉ के बारे में पॉलिटिकल और लीगल राइटिंग वुल्फस्टन ने की। वुल्फस्टन, एल्फ्रिक और एल्फ्रेड जो हमने पहले पढ़ लिया है, तो अगर आप इसे यहाँ पे कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूँ। उसके अलावा किंग एल्फ्रेड जो है उसने भी प्रोज में कंट्रीब्यूट किया। अब क्या हुआ कि ये 1066 आ गया एंड द डिस्ट्रक्शन एंड द एंड ऑफ द ओल्ड पीरियड एज। कहाँ पे ओल्ड पीरियड एज का एंड हो रहा है? द डेट इज 1066। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड बाय द डैनिश एंड देन बाय द नॉर्मन किंग्स disrupted cultural activity and the change the language of the rulers। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स भी चेंज हो गए, जो बादशाह थे वो चेंज हो गए, उनकी जबान चेंज हो गई। ओल्ड इंग्लिश पीरियड एकदम से खत्म हो गया। Latin remained the language of the church, but the hierarchy was largely replaced by the Normans। तो नॉर्मन्स ने आगे डोमिनेट कर लिया, जो फ्रांस का अपर प्रोविंस है, तो एक नई लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ गया और ओल्ड इंग्लिश यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। इसके बाद जो कुछ भी है वो उसे हम मिडिल इंग्लिश कहेंगे अब, या मिडिल इंग्लिश पीरियड कहेंगे। सो दैट इज द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड।